मध्य प्रदेश का चुनावी रण तेज हो चला है और इसमें महारथी उतर चुके हैं। दोनों बड़े दलों बीजेपी और कांग्रेस के साथ अब दूसरे दलों ने भी अपने दिग्गजों को चुनावी रण में उतार दिया है। बात बीजेपी की करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा के साथ दूसरे बड़े नेता पहले से ही मैदान में डटे हैं। अब पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी डेरा डाल लिया है। शाह 3 दिन एमपी में रुककर बीजेपी के प्रचार अभियान को गति देंगे। साथ ही संगठन को एक्टिव करने के साथ टिकट वितरण के बाद बगावत भीतरघात को रोकने की कोशिश कर डैमेज कंट्रोल भी करेंगे। कांग्रेस और कमलनाथ के गढ़ महाकौशल में उन्होंने अपने दौरे का आगाज किया। बीजेपी अपने विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, कांग्रेस उसके निशाने पर है और एक मोर्चा हिंदुत्व का भी खुल गया। कांग्रेस का जो मूल चरित्र है, हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन के खिलाफ इनका मूल चरित्र इस मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस का उजागर हुआ है। इनके मन के अंदर पीड़ा क्यों है कांग्रेस के कि राम मंदिर के होर्डिंग क्यों लगे हैं, भगवान राम लला विराजमान होंगे, इसका दर्द, इसकी पीड़ा कांग्रेस के उन तुष्टीकरणवादी नेताओं को है। जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किए, कांग्रेस ने कभी धूलकोट में किए थे क्या? विकास केवल भारतीय जनता पार्टी करती। माताओं, भाइयों, बहनों, 2013-14 में कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी और देश में ट्राइबल कल्याण के लिए कांग्रेस सरकार 29,000 रुपया खर्च करती थी। अब नरेंद्र मोदी सरकार 29,000 से बढ़ाकर 1,38,000 करोड़ रुपया हमारे आदिवासियों के लिए खर्च। मोर्चा कांग्रेस का भी कमजोर नहीं है। कांग्रेस से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मैदान में हैं। कांग्रेस ने भी प्रदेश में अपने राष्ट्रीय नेताओं को उतार दिया है, जो शिवराज, मोदी सरकार और बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले बोल रहे हैं। साथ ही अपने वचन पत्र से प्रदेश में बड़े बदलाव का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव ने एक बार फिर बुंदेलखंड में कांग्रेस की सभा कर दावा किया कि मध्य प्रदेश में बड़े बदलाव के लिए तैयार है। 225 महीने के शासन ने 250 घोटाले करने वाली भाजपा सरकार जा रही है। भारी बहुमत से कांग्रेस आ रही है। भाजपा की आज उन्होंने पूरे प्रदेश को चौपट कर दिया है, चौपट प्रदेश बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट रोजगार व्यवस्था, चौपट भर्ती व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये भ्रष्टाचार प्रदेश है, ये घोटाला प्रदेश है। मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या इसका गवाह है। 18 सालों को दमनकारी, क्रूर, कपटी और किसान विरोधी काल के रूप में मध्य प्रदेश के इतिहास में याद रखा जाएगा। भाजपा ने किसान कल्याण विभाग को किसान दुर्दशा विभाग बना दिया। यहाँ मध्य प्रदेश की जो सरकार है, पिछले 3 सालों में इन्होंने 21 रोजगार दिए हैं। कि एक सरकार जिसके पास सत्ता है, जो 18 सालों से सत्ता में है, वो मात्र 3 सालों में मात्र 21 रोजगार दे रही है। तो देख लो, लेकिन वोट जो है ना, अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के लिए डालो। और इसमें आपका कर्तव्य बनता है कि सोच समझकर अपना विवेक का इस्तेमाल करो। बीजेपी कांग्रेस के साथ मध्य प्रदेश में दूसरे दल भी अपने लिए जमीन तलाश रहे हैं। बसपा, सपा, आपके साथ जदयू और भीम आर्मी जैसे दल भी मध्य प्रदेश की राजनीति में जगह बनाने पर जोर दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो जातिगत जनगणना और नौजवानों के लिए रोजगार का रहेगा। यहाँ कच्चे मकान बहुत है, जन समस्याओं पे हम लोग बड़ा काम करना चाहते हैं कि जनता के जीवन खुशहाल। कुल मिलाकर कहे तो मध्य प्रदेश में इस बार भाजपा अगर राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के काम पर चुनाव लड़ रही है तो हिंदुत्व भी प्रदेश के चुनाव में बड़ा एजेंडा है। तो कांग्रेस भी इसी पर पलटवार कर रही है। इसके निशाने पर शिवराज और मोदी सरकार है तो हिंदुत्व का एजेंडा भी। वहीं इनकी लड़ाई के बीच दूसरे दल भी प्रदेश की सियासत में जगह बनाने की कोशिश में है। अब देखना ये है कि इस दौड़ में किसको कौन सी जगह मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा किसका चलेगा दांव में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स।
अब तक की चुनावी जंग में कौन पड़ रहा भारी? शिवराज, मोदी, शाह या नाथ, राहुल, प्रियंका, किसका बज रहा डंका? कांग्रेस के वचनों से पलटेगी चुनावी बाजी। डबल इंजन की ट्रेन पहुंचाएगी सत्ता की मंजिल। तो इन्हीं सवालों के साथ आपका एक बार फिर स्वागत है। तो जिस तरह से चुनावी समर का जो समय है और वो तारीख अब धीरे धीरे नज़दीक आ रही है, जिसे हम लोकतंत्र का महापर्व कहते हैं। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे और यही कारण है कि जो समर है या जो उसकी जंग है वो अब तेज हो चली है। अगर प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों की हम बात करें, सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की और विपक्ष में बैठी कांग्रेस की, तो कांग्रेस जहां 11 वचनों के साथ या जो वचन पत्र है उसके जरिए जो दांव लगा रही है या जो दांव चला है, दूसरी तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने विकास किया है, हम विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं और इस विकास में डबल इंजन लगा हुआ है। और इसी को लेकर इस समर में, इस जंग में आरोप प्रत्यारोप भी हैं। दोनों तरफ से तमाम सारे तीर दागे जा रहे हैं और जनता को बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर विकास, डेवलपमेंट, खुशहाली है तो उसी की सरकार में। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हुए चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं सनवर पटेल जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। स्वागत है सनवर जी आपका। हमारे साथ में है संतोष सिंह गौतम जी, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस। स्वागत है संतोष जी आपका। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में है। देवदत्त जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं सीधे सनवर पटेल साहब के पास में आता हूं क्योंकि दोनों के दिग्गज आज मैदान में थे। अगर बात की जाए कांग्रेस की तो प्रियंका गांधी जी आज जिस तरह से मध्य प्रदेश आई, चुनावी सभा को संबोधित किया, तमाम सारे सवाल सत्ताधारी दल पर खड़े किए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो अमित शाह जी जिस तरह से आज एमपी में है, बैठ के भी है और चुनावी सभा भी है। मैं सीधे सनवर पटेल साहब उस सवाल के से शुरुआत करता हूं जिसको लेकर प्रियंका गांधी ने कहा है, सवाल खड़े किए हैं उन्होंने कहा है कि 18 साल तक आपकी मध्य प्रदेश में सरकार रही, आप कहते हैं विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, डबल इंजन की ट्रेन चलती रही, लेकिन वो कह रहे हैं कि विकास हुआ ही नहीं। वो तो ये कह रहे हैं कि 3 साल में आपने सिर्फ 21 लोगों को रोजगार दिए। देखिए राजेश जी, ये समझ नहीं पाएंगे। असल में इनको जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं। कैसे 11,000 से 1,40,000 प्रति व्यक्ति आय हुई, इस बात से इनको कोई लेना देना नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार हुआ, इनके समय किस प्रकार की रोडें थी, मात्र 44,000 किलोमीटर सड़कें, और वो भी किस प्रकार की सड़कें, आज कितनी सड़कें और किस प्रकार की सड़कें, 5,11,000 किलोमीटर से अधिक की सड़कें और चमचमाती हुई सड़कें, इस बात से इनको कोई लेना देना नहीं। पानी की क्या इंतजाम थे, आज पानी के क्या इंतजाम है, इस बात से प्रियंका जी को कोई लेना देना नहीं। हवा में रहते, एलिट क्लास लोग हैं, कैबिन में राजनीति करते हैं। इनको कैसे पता चलेगा कि 2003 तक मध्य प्रदेश में मात्र 7 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होती थी, आज 47 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होती है। आज तीसरी खेती 6 लाख हेक्टेयर पर होती है। बिजली के ये हालत है कि बिजली आती है, जाती है। किसानों को 2 फीस से 3 फीस करना पड़ते थे। गांव में कहा जाता था कि हम शहर में बिजली दे रहे हैं इसलिए गांव में नहीं दे पा रहे, और शहर में कहते थे कि हम गांव में दे रहे हैं इसलिए नहीं दे पा रहे शहर। आज 4,500 मेगावाट बिजली के बदले में 29,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है।
प्रियंका जी जहां से आई थी हमारी दिल्ली से, उस दिल्ली की मेट्रो अगर चलती है तो मध्य प्रदेश का उसमें कुछ योगदान होता है। ये गौरवान्वित नहीं होती है, ये कहती है 7 लोगों को रोजगार मिला। इनको दिखता नहीं है कि लेकिन सनवर जी आप अपनी डबल इंजन की सरकार को मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, वो अपने वचन पत्र को मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तमाम सारी चीजें जो उन्होंने समाहित की हैं, जो उनका वचन पत्र आया, पहले से जो चीजें वो कहते रहे हैं, चाहे नारी सम्मान की बात कर लें, गैस की बात कर लें, फिर उसके बाद भी तमाम सारी चीजें आई। प्रियंका जी भी आई थी, उन्होंने कहा कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम फ्री एजुकेशन दी जाएगी अलग अलग स्लैब में। तो आपको नहीं लगता कि ये जो उनका मास्टर है वचन पत्र का, उससे मुकाबला आपकी डबल इंजन सरकार का? देखिए राजेश जी, मध्य प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश की सरकार पर भरोसा करती है, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करती है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने 2018 में जब घोषणा पत्र से काम नहीं चला तो वचन पत्र लेकर आए थे, 1 नहीं 2 नहीं 973 वचन लेकर आए, और जब एक भी वचन पूरा नहीं हुआ तो मध्य प्रदेश की जनता इनकी हकीकत को जान गई है। चलिए आता हूं सनवर पटेल साहब, दोबारा आपके पास में आता हूं। संतोष सिंह गौतम जी के पास में आ जाता हूं। संतोष सिंह गौतम जी, वो डबल इंजन की बात कर रहे हैं, आप अपने वचनों के साथ, वचन पत्र के साथ आगे है। क्या ये मान लिया जाए कि आपके जो वचन हैं वो डबल इंजन की सरकार से मुकाबला करेंगे? देखिए, डबल इंजन की सरकार से मुकाबला करने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। डबल इंजन की सरकार केंद्र की हो या मध्य प्रदेश की हो, दोनों ही मोर्चों पर फेल हो चुकी है। न तो यहाँ पर किसानों की आय दोगुनी करने के लिए शिवराज सिंह काम कर पाए 2022 तक जो वादा किया था, न मोदी जी ने जो वादा किया था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वो कर पाए, न तो मोदी जी 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दे पाए, न शिवराज यहाँ बेरोजगारी दूर कर पाए। तो ये जो डबल इंजन की सरकार है ना, दोनों मोर्चों पर फेल हो चुकी है, देश के मोर्चे पर भी और प्रदेश के मोर्चे पर भी। तो डबल इंजन की तो ये बात नहीं करें। और डबल इंजन की जो ये सरकार है, इसके फेल्यूर के ऊपर मुहर कर्नाटक की जनता भी लगा चुकी है अभी हाल ही में, और हिमाचल की जनता भी लगा चुकी है। तो डबल इंजन पूरी तरह से फेल हो चुका है। और निश्चित रूप से हमारे वचन पत्र में किए गए वादों के आधार पर 2018 में भी हम सत्ता पे आ गए थे। ये कह रहे थे कि ये अभी सनवर भाई कह रहे थे कि मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करती है। जी नहीं, आप सफेद झूठ बोल रहे हैं। 2018 में आप उखाड़ कर फेंक दिए गए हो जनता द्वारा, लेकिन फिर चोरी की सरकार के द्वारा आप काबिज हुए हो। इसका मतलब यह नहीं है कि जनता के बीच में आपकी कोई लोकप्रियता है। जनता ने तो आपको उखाड़ कर फेंक दिया 2018 में। तो 2023 में आप फिर से दोबारा कोई ऐसी कुत्सित और गिरी हुई हरकत न कर सको, इसलिए जनता इस बार प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाएगी 150 सीटों के साथ, कि फिर से जनता के बीच में खुशहाली के एक नए दौर की शुरुआत हो सके, मध्य प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसित हो सके, मध्य प्रदेश से कुपोषण को दूर किया जा सके, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले पर यह कलंक दूर हो सके कि वो भारत का इथियोपिया है। अलीराजपुर और झाबुआ आज भी देश के सबसे गरीब जिले हैं, ये कलंक दूर हो सके। निश्चित रूप से आदिवासियों के चेहरों पर पेशाब करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी इस प्रदेश की जनता को मंजूर नहीं है। आदिवासियों के चेहरों पर पेशाब करती है, दलितों के चेहरों पर मल मलती है। निश्चित रूप से समाज भयाक्रांत है भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से, उसके विधायकों से, उसके मंत्रियों से। और दूसरी बात, अभी आपकी रिपोर्ट में मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के दिल में सनातन है। राजेश जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इनके दिल में सनातन नहीं है, इनके दिल में कारम है, इनके दिल में व्यापम है, और इसी प्रकार के तमाम घोटाले हैं। सनातन की आड़ लेकर ये अपने दिल में छुपे कारम और व्यापम जैसे एजेंडा। चलिए संतोष जी, मैं इस पे जब दोबारा आपके पास में आऊंगा इस मसले पर जरूर चर्चा करूंगा। मैं सीधे देवदत्त दुबे साहब के पास में आता हूं। देवदत्त दुबे साहब, रण अब पूरी तरीके से सज चुका है। एक तरफ शिवराज जी हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, तो दूसरी तरफ कमलनाथ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह हैं। जिस तरह से आज प्रियंका गांधी भी दहाड़ी, अमित शाह भी दहाड़े, और दांव पर दांव जो है, चाहे वो वचन पत्र के जरिए हो, चाहे डबल इंजन के जरिए हो, कह सकते हैं कि पूरी तरीके से समर सज चुका है। देखिए, विधानसभा चुनाव 2023 मध्य प्रदेश के इतिहास में बड़ा अभूतपूर्व चुनाव होने जा रहा है। हर काम समय से पहले हो रहा है, बूथ की तैयारी पहले हुई, प्रत्याशी चयन के लिए भी बहुत पहले से सर्वे हुए, और
हर चीज में। और अब देखें, अभी नाम वापसी नहीं हुई है, अभी फॉर्म भरे जाना है 30 तारीख तक, लेकिन जिस तरह से धुआंधार प्रचार दोनों दलों से शुरू हो गया है, तो मैं फिर कहूंगा राजेश जी, मध्य प्रदेश के इतिहास के सबसे अभूतपूर्व चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें बड़ा गजब का है माहौल और मैनेजमेंट का महामुकाबला भी देखने को आपको मिलेगा। एक तरफ माहौल है, एक तरफ बेहतर मैनेजमेंट है, और एक दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है एक एक वोट तक पहुंचने की, एक एक वोट को अपने पक्ष में करने की। और जिस तरह से सोशल मीडिया का वार चल रहा है, जिस तरह से कमरा बंद बैठकें हो रही हैं, और जिस तरह से बगावत भी हो रही है, तो सब कुछ ऐसा है जैसे ये आखिरी चुनाव हो, सबके लिए अभी हासिल करना है, डू एंड डाई, ऐसी स्थिति बन गई है। जो दावेदार है उनको भी लग रहा है कि यदि हम नहीं लड़े तो बहुत से बागी, इसमें तीसरे दल के मोर्चों को तो बैठे बैठाए प्रत्याशी मिल गए हैं, वो खाली शटर खोल के बैठे थे, बसपा सपा आप जो यहाँ के बागी है वहां सब पहुंच गए। तो तस्वीर तो पूरी तरह 3 तारीख के बाद स्पष्ट होगी। बिल्कुल देवेंद्र साहब, मैं एक सवाल यहाँ पे आपसे करना चाहूंगा। लगातार जब भी चर्चा हुई इस 23 इलेक्शन को लेकर, आपने लगातार ये चर्चा की, हमने भी लगातार ये चर्चा की कि 23 का जो चुनाव है कुछ अलग है। क्या अलग? ठीक है, कांग्रेस की अपनी रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है। क्या जो तमाम सारी चीजें हैं, चाहे वो कांग्रेस से जो बगावत किए नेता हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी से हैं, या फिर जो तीसरे मोर्चे में तमाम दल, चाहे वो बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, आप हो, निर्दलीय हो, ये एक चैलेंजिंग है? यही कारण है कि हम 23 कुछ अलग है? बिल्कुल, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें 23 चैलेंजिंग है। आप अपनी पहली बार संभावनाएं तलाश रही है। बसपा सपा भी पहली बार यूपी में जब उसकी सरकार नहीं है और इस चुनाव में वो अपनी ताकत दिखा रही है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मध्य प्रदेश में मुकाबला होता आया है, और कमान पूरी तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व के हाथ में है, भाजपा हो या कांग्रेस। आप देखेंगे प्रियंका और राहुल गांधी के लगातार दौरे हो रहे हैं और वो हमलावर हो रहे हैं भाजपा पे, और उधर मोदी और शाह के भी दौरे। अभी जो जानकारी है उसमें 35 सभाएं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी की होना है। अमित शाह आज पहुंच चुके हैं और 3 दिन यहाँ मध्य प्रदेश में रहेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह का घमासान है, मुद्दों पर जिस तरह से धार दी जा रही है। हर एक मुद्दे को एक दल उठाता है, दूसरा। चलिए, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं देवदत्त दुबे साहब। वो तमाम सारे जो हम बात करते हैं विधानसभा चुनाव की, तो स्थानीय मुद्दे तो होते ही हैं, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं कहीं ना कहीं वो अभी से नहीं, लंबे समय से मध्य प्रदेश की राजनीति में हावी है। सीधे सनमर पटेल साहब के पास में आ जाता हूं। सनमर पटेल साहब, प्रियंका जी आई थी, कह रही हैं कि एमपी बड़े बदलाव के लिए तैयार है। देखिए राजेश जी, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और प्रियंका गांधी जी के पास कुछ नहीं है। प्रियंका गांधी जी के हाथ खाली है, वो सिर्फ बातें कर सकती है और कुछ नहीं है उनके पास। ना पिछली बार राहुल जी के वचन पूरे हुए, ना इस बार प्रियंका गांधी जी की बात पूरी होगी। हमारे विद्वान साथी ने जरूर कहा कि 2018 की चुनाव हुई। अरे भाई, 2018 में भी आप आंकड़े उठा के देखिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट ज्यादा मिला था, और आपने त्राहिमाम मचाया, आपने हाहाकार मचाया। 15 माह में आपकी सरकार गई, उसके बाद चुनाव हुए। भूल जाते हैं हमारे विद्वान साथी कि फिर चुनाव हुए, और 18 के बाद पहले 19 आया था। 19 में आप 28 सीटें आ रहे हैं। लेकिन सनमर पटेल साहब, कांग्रेस हर बार सवाल ये उठाती है। सनमर पटेल साहब, कांग्रेस हर बार सवाल उठाती कि आप 18 साल आपका शासन मध्य प्रदेश में रहा, लेकिन आपको चुनाव के समय डबल इंजन की याद है, डबल इंजन की आप बात करने लगे, यानी कि आप केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों को लेकर। वो कह रहा 18 साल तक अगर आपने विकास किया तो आप उसके एजेंडे पर आगे बढ़िए ना। देखिए राजेश जी, मध्य प्रदेश की सरकार ने जो काम किया वही एजेंडे पर मध्य प्रदेश की सरकार आगे बढ़ी, चाहे 8 हो 13 हो। लेकिन जब मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जब मोदी जी ने देश की कमान संभाली, और उसके बाद जिस प्रकार का परिवर्तन पूरे देश में देखने को मिला, दुनिया में जिस प्रकार से धाक भारत की बढ़ी, तो आज निश्चित रूप से जब नेतृत्व इतना सशक्त है, जब भारत इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से गरीब कल्याण के काम हो रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा, तो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की बात करेगी? क्योंकि हमारे पास ऐसा सशक्त नेतृत्व है, ऐसी सशक्त सरकार है
जिन्होंने गरीबों के कल्याण का काम किया है, गांव गरीब किसान का उत्थान किया है। इसलिए हम डबल इंजन की बात करते हैं। और कांग्रेस के पास ऐसा दिखाने को कुछ नहीं है। उन्होंने 53 साल राज किया, दोनों जगह पर लगभग उनकी सरकारें। चलिए सिर्फ नारे संतोष सिंह गौतम जी के पास में आ जाता हूं उस चर्चा को लेकर जिसको लेकर संतोष सिंह गौतम जी ने चर्चा की थी कि दिल में सनातन। संतोष जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है, वो कह रही है कि आजादी के बाद से कांग्रेस राम मंदिर को लटका भटका अटका रही थी, और जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे थे कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे, अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम 3 दिवाली मनाने वाले हैं, दिवाली त्योहार मनाएंगे हम, जिस तरह से अगर हम बात की जाए चुनाव जीतेंगे और राम मंदिर को वहां पर स्थापित करेंगे। संतोष जी, बोलने को क्या है? अब राम मंदिर के अतिरिक्त वो और क्या बोल सकते हैं? इनके पास कुछ कहने को है? इन्होंने विकास के नाम पर कुछ किया है? अगर मोदी जी ने किसानों की आय दोगुनी करी होती, 2022 तक सभी के पास मकान दे दिए होते, देश भयंकर बेरोजगारी के दलदल में न जूझ रहा होता, अगर पेट्रोल को जैसा ये कहते थे 35 रुपए लीटर कर दिया होता, अगर इन्होंने रुपए के मुकाबले डॉलर का मूल्य कर दिया होता, तो ये सब इनको राम मंदिर के बहाने लेने की आड़ लेने की जरूरत नहीं पड़ती। राम मंदिर मोदी जी के आदेशों पर नहीं बन रहा है। देश की जनता के बीच में ये कोई गलतफहमी नहीं है कि मोदी जी के आदेश पर राम मंदिर बन रहा है। मोदी जी आप याद रख लीजिए कि ये जो राम मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। आपका इसमें कोई लेना देना नहीं है। और आपने तो जब सत्ता में नहीं आए थे उसके पहले कहा था कि भाजपा आएगी तो राम मंदिर बनाएगी, लेकिन उसके बाद आते से आपने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो मान्य होगा। तो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो तो सभी को मान्य होता है, उसमें आपने अलग से क्या कर दिया? तो मैं ये कहता हूं कि राम मंदिर की आड़ ले रही है, उसके पीछे छुप रही वाली भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए उसके पीछे छुप रही है कि विकास के नाम पर उसके पास बताने को कुछ नहीं है। सनवर पटेल साहब कह रहे थे कि दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है, भारत का डंका बज रहा है। अरुणाचल प्रदेश में चीन ने बस्तियां बसा ली है। मणिपुर में जब हमारी बहनों की नग्न परेड हुई तो पूरी दुनिया में हमारा शर्म से सिर नीचा हो गया। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पलायन हो रहा है, और यहाँ पे लोग छोड़कर हर साल कई अरबपति से लेकर जितने भी लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का पैसा इकट्ठा उठा के, यहाँ की सरकार पर विश्वास नहीं है, विदेशों में जाकर बस जा रहे हैं। भारत का सिर शर्म से नीचा हो रहा है। भारत का सिर शर्म से नीचा हो रहा है कि हम अपने देश की माँ बहनों की इज्जत नहीं कर पा रहे, उनको बचा नहीं पा रहे हैं। उनको बचाने के लिए चाहे मणिपुर चाहे दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध हुआ हो, एक इनका जो गुंडा सांसद बैठा हुआ है दिल्ली के अंदर जिसके विरुद्ध हमारी महिला पहलवान, वो देश को गौरवान्वित किया। क्या संतोष जी कांग्रेस स्थानीय मुद्दों के साथ राष्ट्रीय मुद्दों के साथ आगे बढ़ेगी? क्योंकि अमूमन यही होता है कि जब विधानसभा का चुनाव है। जी राजेश जी, ये तो प्रश्न आपने पूछा राम मंदिर का, तो मैंने जवाब दिया है नेशनल मुद्दों पर। नहीं तो हम तो ये चाहते हैं कि ये बताएं कि मध्य प्रदेश का कारवां क्यों लूटा, क्यों इनको सतपुड़ा भवन में आग लगाने की आवश्यकता पड़ी, क्यों पटवारी घोटाला हुआ, क्यों व्यापम के दरिंदे आज भी जेल के पीछे नहीं है जिनकी वजह से 55। चलिए सनवर पटेल साहब कुछ जवाब देना चाहेंगे, फिर सीधे देवदत्त दुबे साहब के पास में आऊंगे। सनवर पटेल साहब संक्षिप्त में आप कुछ कहेंगे? जी, गौरवान्वित होता है इनको तकलीफ होती है राजेश जी। जब मध्य प्रदेश गौरवान्वित होता है इनको तकलीफ होती है। इनको बढ़ता हुआ भारत अच्छा नहीं लगता, इनको बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश अच्छा नहीं लगता। इनको क्यों अच्छा नहीं लगता? इसके लिए ये इनको लगातार मध्य प्रदेश और देश की जनता ने आईना दिखाया है, फिर भी उनको समझ में नहीं आता। लगातार झूठ बोलने का काम करते हैं। इनके झूठ पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है और मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चलिए देवदत्त दुबे साहब, आखिर में एक छोटा सा सवाल आपसे है कि कांग्रेस वचनों से जो बाजी पलटने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ डबल इंजन की ट्रेन सत्ता की मंजिल तक पहुंचाएगी। अब मान लिया जाए कि यही जो इनका वचन पत्र वर्षित डबल इंजन, ये मुकाबला होने वाला है मध्य प्रदेश में। देखिए आज का जिस तरह से राजनीतिक दौर है उस पर हर मुद्दे पे मुकाबला होता है, बूथ पे मुकाबला होता है, सोशल मीडिया में होता है, वचन पत्रों पे मुकाबला होता है, स्टार प्रचारकों में। वो तो कोई भी, जैसे क्रिकेट में होता है राजेश जी के बॉलिंग फील्डिंग बैटिंग जिसकी अच्छी होगी, तो हर मुद्दे पे जो रहेगा। और कांग्रेस तो वचन पत्र पर ही 2018 में
सरकार उसने बना ली थी किसानों को 2 लाख कर्जा माफ करने की, और भी जो योजनाएं थी। और इस बार भी कांग्रेस का वचन पत्र, उन्होंने ऐसी योजनाओं को शामिल किया जिससे हर वर्ग को प्रभावित किया जा सके। अब भाजपा का भी संकल्प पत्र आना है, तो उसके बाद देखा जाएगा कि तुलनात्मक रूप से कौन बेहतर है, कौन सही। लेकिन ये बात सही कि अब कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे चलिए दूसरा 30 सेकंड में एक चर्चा में आपसे और कर लेता हूं कि तमाम मुद्दे तो ठीक है, वचन पत्र है वहां पर, यहाँ डबल इंजन की सरकार है, लेकिन सनातन पर भी बहुत चर्चा है, हिंदुत्व पर बहुत चर्चा है, धर्म पर बहुत चर्चा है। और आज प्रियंका जी आई थी, उन्होंने भी शुरुआत कहीं ना कहीं भगवान जागेश्वर से की, उन्होंने तमाम वीरों के नाम लेकर की। तो मुझे लगता है कि क्या ये मुद्दा सबसे ऊपर रहेगा तमाम मुद्दों के? देखिए, ये तो स्वाभाविक है कि राजनीति में धार्मिक और जाति के मुद्दे प्रायः चुनाव के समय उभारे जाते हैं। विकास इसलिए किया जाता है कि कोई आप पर यह आरोप न लगाए कि आपने विकास नहीं कराया, लेकिन विकास के मुद्दे पे कम चुनाव होते हैं। जिस तरह से चलिए, चूंकि वक्त की कमी है, देवदत्त दुबे साहब बेहतर बात आप कर रहे हैं। तीनों मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो कुल मिलाकर जो चुनावी समर और चुनावी समर का जो समय, और यही कारण है कि दांव पर दांव, वादों पर वादे, अपना अपना, चाहे वो वचन पत्र हो या तमाम सारे वादे हैं, वो भी अब जनता तक पहुंचाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे समय नजदीक आता जाएगा, ये चुनावी जो तपिश है, जो गर्मी है, और बढ़ती हुई नजर आएगी। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।